नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। बताने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि पहले आप लोग नहीं जानते थे तो मैं खूब बताता था। अब आशा करता हूं कि आप लोग जान चुके हैं। आज हमारे साथ फिर से बनवारी भाई मौजूद हैं, जिनका RAS में सिलेक्शन हुआ था, फिर भी आखिर ये क्यों वहाँ पर नहीं रुक रहे। ये UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आखिर क्यों, इनसे ही जानते हैं और किस तरीके से करेंगे। बनवारी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका RAS में सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी आप UPSC की तैयारी क्यों करना चाहते हैं? क्या आपका सपना और कुछ है, IAS बनना है या फिर कुछ बड़ा करने का है, इसके अलावा भी और कुछ करना चाहते हैं? जी सर, क्योंकि मेरा जो मेरा इंस्पिरेशन था वो IAS ही था, लेकिन मैंने बताया कि जो मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी ठीक नहीं थी, तो मुझे पहले एक जगह सिक्योरिटी चाहिए थी कि मेरे पास जॉब हो और उसके जो अपने घर वाले उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ और वो जो अपना खर्चा है मैं खुद चला पाऊँ। तो उसके लिए मैंने उसके लिए RS के दिया, लेकिन जो मेरा फाइनल एम है वो मेरा IAS करना है, तो उसकी तैयारी में भी लगाया हूँ। उसके लिए अब आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे? जैसे आपने पहले की थी उसी तरीके से करेंगे या फिर कुछ और चेंज लाएंगे? जी, लगता है कि RS है जो IAS है, लगभग जो सिलेबस है उनका सेम होता है। जो पेपर क्वेश्चन ऑफ जो स्टैंडर्ड है वो भी लगभग थोड़ा छोड़ दे तो थोड़ा ठीक ठाक ही होता है, लगभग सेम ही होता है। लेकिन IAS थोड़ा एनालिटिकल होता है, तो उसके लिए जो मेरी रणनीति है उसको मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और चूँकि अपनी एग्ज़ाम होती है तो जो बार बार जो पेपर हो चुके हैं उनको मैं बार बार देखता रहता हूँ, और जो मेरी आंसर राइटिंग है उसमें अधिक फोकस कर रहा हूँ। अभी आपकी उम्र की बात की जाए तो कितनी है? जब मेरी उम्र 24 ईयर है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है बनवारी भाई के साथ, RAS में इनका सिलेक्शन हुआ था जब भी हमने वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको ये समझ आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप डायरी लिखते हैं, यानी कि जिस दिन आपको जो करना होता है वो आप डेली का डेली लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं? आखिर ऐसा क्यों बनाते हैं? ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो आज मुझे करना है पहले डायरी पे नोट कर लिया। जी, इसके लिए यह होता है कि मैं सुबह उठते में डायरी लिखता हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है और ये मुझे क्या करना है, मतलब कहाँ जाना, वो मैं नहीं लिखता हूँ। सिर्फ पढ़ना है क्या, बस वो मैं ज़्यादा लिखता हूँ। तो इससे 3 चीज़ें होती है कि पहला तो मुझे आज दिन में जो मेरी दिशा है कि मुझे आज क्या पढ़ना वो फिक्स हो जाता है। दूसरा है कि चीज़ें बहुत जल्दी आपका जो सिलेबस आपका कवर हो जाता है। और तीसरा, आपको रिवीजन करने में आसानी होती है कि ये टॉपिक मैंने कब पढ़ा था, और तो चीज़ें जल्दी आपको याद हो जाती है। तो इसलिए मैं डायरी हो डेली लिखता हूँ, और इससे कई फ़ायदे हैं। अगर मान लो कोई भी इसको अगर लागू करेगा, अपने पे इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसके वो फ़ायदे उसको खुद को अपने आप में पता लग जाएंगे आपको। ऑप्शनल आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है इसमें UPSC में। जी, ये आप ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लगता है, और साथ में उसको आप कर सकते हैं कि नहीं। तो जो मेरा लगा कि मुझे मैं कर सकता हूँ, तो मेरा जो फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र, वो मेरा ऑप्शनल है। एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि UPSC की इंग्लिश मीडियम वालों के साथ तो दोस्ती हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट होते हैं, और हिंदी मीडियम के जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में परीक्षा में बैठते हैं लेकिन निकलते बहुत कम है। क्या आपको ऐसा लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है? आप क्या इस पर सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यार हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें ये कहना है कि UPSC भेदभाव करती, मुझे लगा अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन है जो आते हैं एग्ज़ाम में वो इंग्लिश के होते हैं, तो जो ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ होता है। और दूसरा, जो कॉपी चेक होती है वो इंग्लिश के जो प्रोफेसर है वो चेक करते हैं, तो वहाँ आपका थोड़ा बहुत भेदभाव हो सकता है। लेकिन जो प्रीक्रियस में कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि हिंदी मीडियम में कब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो मेन बात ये होती है कि हमसे प्री क्वालिफाई नहीं होता। हिंदी के जो प्री क्वालिफाई नहीं होता है, तो मेंस में वो लड़के कम बैठते हैं, और मेंस में कम बैठेंगे तो फाइनल में कम आने ही हैं। अगर लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक बंदा भी हिंदी का सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे हिंदी के सिलेक्ट होते हैं। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ा हमारा कौन सा मीडियम है। आप अगर एक भी सिलेक्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल वहाँ पे पढ़ाई करनी चाहिए। अब बनवारी बैरवा क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में इसमें भी सिलेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कि RAS में हुए थे? जी, पहले मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले UPSC का प्री मैंने दे रखा है। मेरा उसमें इतना फोकस मैंने किया नहीं था, कि मेरा मेन फोकस मेरा RAS पे था। तो जो पूरा फोकस मेरा इस बार IAS में है, तो मुझे लगता है कि इस बार कॉन्फिडेंट हूँ, तैयारी अच्छी है और निश्चित रूप से सफल होंगे इस बार। अब उसके लिए आप कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे? क्योंकि पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो क्या आप उससे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे या फिर वही पढ़ेंगे? जी, जो मैंने पेपर देखे हैं और जो मैं उसका स्टडी किया है, उसका R&D किया है, तो लगा कि जो पढ़ा है वो काफ़ी है। बस उसको थोड़ा सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है और थोड़ा डीप नॉलेज वो करने की ज़रूरत है। बाकी जो अपना सोर्स है वो सफिशिएंट है।
क्या मुखर्जी नगर या मुखर्जी नगर के आसपास के एरिया कहा जाए दिल्ली में आना ज़रूरी है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए? क्योंकि जयपुर में देखा जाए या राजस्थान में देखा जाए कहीं ना कहीं आप कोचिंग वहाँ पर भी हैं, तो यहाँ आना ज़रूरी है या फिर घर से भी कर सकते हैं तैयारी अच्छे से? बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है वो जाना जाता है आईएएस के लिए, कोचिंग्स के लिए और यहाँ का जो माहौल के लिए। लेकिन ये जरूरी कि आप दिल्ली आके ही आप आईएएस बन सकते हैं, दिल्ली आके आप आईएएस बन सकते हैं। बिल्कुल आप घर से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मान लो कोई एबल है करने के लिए और दिल्ली अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल उसको आना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा माहौल मिलता है आपको कि पूरे देश के जो सारे हिस्से हैं वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके जो विचार है उनको आप जानते हैं, तो आपका जो सोचने का जो तरीका है, उस जो नॉलेज का तरीका है वो आपका बदलता है और आपका जो खुलापन है वो आपके दिमाग में वो आता है, उसका फ़ायदा आपको बिल्कुल एग्ज़ाम्स में आपको मिलता है। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो कभी दिल्ली नहीं आए, जिन्होंने दिल्ली की शक्ल नहीं देखी, मुखर्जी नगर को देखा ही नहीं है, उन्होंने अपने घर से ही क्लियर किया। वो लोग माहौल को कैसे ढूंढ लेते हैं, किस तरीके से कर लेते हैं? जी, चूँकि मैं भी अपनी जो पढ़ाई हमें रूम पे करता हूँ अधिकतर, चूँकि मैं टेबल कुर्सी में मैं रूम पे करता हूँ, तो आपका चाहे घर हो चाहे आपका रूम हो, घर पे रूम आपका घर पे भी हो सकता है, तो बिल्कुल वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। जब भी मैं खुद घर जाता हूँ तो मैं घर पे खूब पढ़ाई करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। आप पढ़ाई भी घर पे भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कैसे पढ़ाई करते हैं। अब जो है यहाँ पे यूपीएससी के लिए आप किस तरीके से रणनीति अपनाएंगे? आप पहले से सिलेक्टेड हैं आरएएस में, अब किस तरीके से रणनीति अपनाएंगे और किस तरीके से, क्या पहले से ज़्यादा दोगुनी मेहनत करेंगे? क्योंकि अब आपको आईएएस बनना है, आप रुकेंगे कि नहीं? हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें। तो किस तरीके से कर पाएंगे? क्या आप लिमिटेड जैसे पहले आपके पास बुक्स थी उतनी ही रखेंगे, क्या और भी बुक्स बढ़ाएंगे? जी, मैंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है वो आपके सबसे बड़े गाइड होते हैं। आप उनको देखिए और आपका जो मटेरियल है, आपका जो कंटेंट है उसको देखिए, क्या उस कंटेंट के बेस पे आप जो क्वेश्चन उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो मैंने जो पेपर मुझे लगा मैं कर पा रहा हूँ, तो मेरा जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है, बस उसको और इनरिच करने की ज़रूरत है, क्योंकि मटेरियल मेरे पास है, लेकिन मेरे अंदर कितना है और कितना नहीं है उस पर डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें कितनी याद है। तो मैं बार बार उसको रिवीजन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें मेरे आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो निश्चित ही अगर मुझे पता है तो उसको जो आंसर राइटिंग है या जो यूपीएससी मेंस की कॉपी होगी उसमें बिल्कुल मैं उतार पाऊँगा और जो सफलता हमको मिल पाएगी। क्या आप फिर से आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे या विदाउट कोचिंग के करेंगे? जी ना, मैं कोई कोचिंग नहीं करूँगा, मैं खुद सेल्फ स्टडीज करूँगा। अब आपने ठान लिया है और पूरी जान लगा देंगे, बिना कोचिंग के ही करके दिखा देंगे? जी बिल्कुल। अब ये जो डायरी आप लिखते हैं, अरे एक डायरी में आप अपनी पूरी बायोग्राफी बना रहे हैं, ये किस लिए तैयार कर रहे हैं आप, और ऐसा आइडिया क्यों आया, किस लिए आप लिखते हैं? क्योंकि हमें कोई ऐसा एक अपना दोस्त चाहिए जिसको आप सारी बात आप शेयर कर सकें। मान लो आपको कोई टेंशन हो, कोई फाइनेंशियल आपको दिक्कत हो, कोई मान लो क्लास में आपने किसी आपको कुछ कह दिया हो, आपका झगड़ा हो गया हो, तो मेरी जो भी भावनाएं होती हैं मैं अपनी डायरी जो ये है इसमें लिख देता हूँ। तो जैसे मेरी बात इसमें लिखता हूँ मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपको आपकी जो राइटिंग है उसको अच्छा बनाता है। जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में माइंड्स में कुछ आइडिया आते हैं, उसको आप लिखते हैं, आपकी जो आंसर राइटिंग वो भी आपकी अच्छी होती है। दूसरा, आपकी जो भावना है उसको आप लिख पाते हैं। और तीसरा, जो आपका अतीत है ना, जो आपने संघर्ष किया है वो आपके साथ आ जाता है। तो जब भी मैं अभी मालूम मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं उसको खोल के पढ़ लेता हूँ। जैसे उसको पढ़ता हूँ तो मैं एकदम ऊर्जा से भर जाता हूँ। तो वो जो मेरी मोटिवेशन है ये इसका काम करती है। ऐसे भी हैं बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो रूम पर रहते हैं और अपनी लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं। तो क्या आप भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और लाइब्रेरी से क्या फ़र्क पड़ता है ज्वाइन करने से? जी बिल्कुल, अगर मान लो कोई एबल है करने के लिए तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि लाइब्रेरी में ये होता है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर पाते हैं। कि अब जैसे आपने मेरी बात कही तो मैं सिर्फ 6 घंटे लाइब्रेरी करता हूँ, क्योंकि फिर मैं पढ़ता कम हूँ, थोड़ा सोचता ज़्यादा हूँ चीज़ों को। कि मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आप लो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आपने पढ़ा, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो आपने पढ़ा, मान लो उसकी 10 विशेषता आपने पढ़ ली। अब मैं पढ़ लिया मैंने, फिर मैं क्या करता हूँ उसको बंद करता हूँ और थोड़ा सोचता हूँ मुझे कितने पॉइंट याद है। तो कई बार ऐसा तो मुझे 5 पॉइंट याद है, 5 मिनट भूल जाता हूँ, फिर वापस फिर उस खोल कर उस चीज़ को पढ़ता हूँ। तो मैं थोड़ा सोचता ज़्यादा हूँ और पढ़ाई में कम करता हूँ। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपको एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक कीजिए, आप पहले वाला वीडियो देखेंगे। वहाँ जब आप उसको देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं और किस लिए बना रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बनवारी भाई की डायरी, ये किस तरीके से लिखते हैं और क्या लिखते हैं, और इनका रूम भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया आरएएस में सिलेक्ट होने के लिए, और उसके बावजूद भी और ज़्यादा संघर्ष ये कर रहे हैं। और इनका रूम कैसा है और ये किस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि ये देखना बेहद ज़रूरी है कि कैसे छोटे छोटे कमरों में
कैसे करके जो स्टूडेंट हैं वो संघर्ष करते हैं, तब जाकर कहीं आगे निकलते हैं। क्योंकि बहुत सारे रूम मैंने देखे हैं भाई, हर किसी के रूम में बेड है, अच्छा खासा मैप लगे पड़े हैं, लेकिन इनका रूम सबसे हटके, सबसे अलग है, ना कोई बेड है। यहाँ पे जो कहा जाता है असली संघर्ष है वही चलता है, और उससे ही मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि एक दिन यूपीएससी ज़रूर निकालेंगे। तो मैं अब आपको इनकी डायरी दिखाता हूँ, वो आप देखिए, और हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्ती हो चुकी है अच्छी खासी, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करें अपने दोस्तों तक। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बनवारी भाई अपनी डायरी कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे दिखाइए, और आगे दिखाइए। ये सारी आपने डेट भी डाल रखी है, यानी कि 28 जुलाई 2021, उसके बाद में 17 जुलाई 2021, मतलब जो भी लिखते हैं उसकी तारीख भी साथ के साथ डालते हैं, और जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी बातचीत होती हैं, दिक्कत परेशानी, वो सारी सब कुछ इसमें लिखते रहते हैं, है ना जी। और जैसे इस वाले पेज पे लिखा है लास्ट में, मैंने तुरंत अपने प्रिय मित्र नरपत, मीना और भी हैं उनको कॉल किया, और भाई ने एक बार कहने में ही 10,000 ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसे भी आपके दोस्त हैं, एक बार कहने पर ही 10,000 ट्रांसफ़र कर दिए। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे दोस्त होने, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं आजकल। ये दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से डायरी लिखते हैं। और एक छोटी डायरी और है, वो भी आप दिखा दीजिए। मैंने थोड़ी सी दिखाई थी, लेकिन उसको भी आप दिखा दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पूरी डेट डाल रखी है, और उसके साथ में कब क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। इनका ये डेली का रूल है, ये यानी कि कब क्या करना है ये पहले लिखते हैं, और वो दिन में करते भी हैं। जो भी इनको पढ़ना होता है सब कुछ इसमें लिखते हैं, क्योंकि भाई घर से यही करने के लिए आए हैं, पढ़ाई करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए नहीं आए हैं। मैं अब आपको दिखाता हूँ बनवारी भाई का रूम कैसा है। दोस्तों आप इधर देख सकते हैं, इनकी कुछ जो है बुक्स रखी हुई हैं वहाँ पे रैक में, ठीक है। सिलेक्ट हुए तब एक और भाई आया इनका, इनसे मोटिवेट होकर के उनके गाइडेंस में वो पढ़ता है, और वो भी अच्छा वो भी एक दिन सेलेक्ट होगा। वहाँ इनकी बुक्स हैं, आप देख सकते हैं, बैग, इनके कपड़े हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, इनके रूम में आप देख सकते हैं, हर किसी के रूम में एक अच्छा सा बेड मिलता है, बड़ा सा, आराम से सोते हैं। लेकिन यहाँ देखो आप, कोई भी बेड नहीं है, नीचे लेटते हैं, और इनका तन मन धन पूरा पढ़ाई में ही लगा रहता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लेटते हैं। इधर एक बालकनी है गली में थोड़ा देखने के लिए, ये इनका चेयर है एक, ठीक है, एक चेयर उधर है, और ये इनका टेबल है। सामने इनके कपड़े टंगे हुए हैं, और वहाँ पे MS धोनी जी का एक पोस्टर लगा हुआ है, और रूम में ही इनका छोटा सा किचन है। इसमें ये खाना बनाते होंगे, क्योंकि जीवित रहने के लिए खाना खाना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये इनके रूम में एक छोटा सा किचन है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कमरों में बड़ी बड़ी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, तब जाके कहीं जो स्टूडेंट हैं वो आगे निकलते हैं। हवाबाजी और यहाँ पे मज़े करने के लिए नहीं आते हैं, और वाकई में जो लोग यहाँ पे हवाबाजी या मजाक करने के लिए आते हैं वो कभी सेलेक्ट नहीं होते, वापस घर ऐसे ही खाली हाथ लौट जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। तो इनकी जो है मेहनत आपको बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल सिंपल इनका यहाँ पे रहना सहना है, और मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। आशा और उम्मीद करता हूँ आप भी इस तरीके से मेहनत करेंगे और आगे निकलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।